हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 15। इससे पहले इस कहानी के 14 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक आदमी बड़े ही आराम से चेयर पर बैठा था। वो अपने सामने खड़े आदमियों से बोला, क्या तुमने ठीक से चेक किया कि वो वही है जो उस गाड़ी में था? अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो याद रखना कि तुम सब अपनी जान से जाओगे। उन आदमियों में से एक आदमी बोला, यस बॉस, हमने चेक किया था कि वो उसी गाड़ी में ही था। काफ़ी दिनों बाद तो मौका मिला था तो हम उसे कैसे छोड़ देते। इस बार तो वो अकेला ही था। उनका बॉस जोर जोर से हंसने लगा और उसने सारे आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया और वो खुद से बोला कि रणवीर राय, आखिरकार हटा ही दिया मैंने तुम्हें अपने रास्ते से। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे ऐसे ही बर्बाद कर दोगे और मैं बर्दाश्त करता रहूँगा? ऐसा कभी नहीं होगा। आज आखिरकार तुम हट ही गए मेरी ज़िंदगी से। अब देखते हैं आगे। रूही के घर में अवनी और रूही दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठी थीं। दोनों ही नाश्ता कर रही थी। तो रूही हमेशा से मॉडर्न रही थी, इसीलिए उसके पास कोई भी सिंपल कपड़े नहीं होते हैं। अवनी जो हमेशा से सलवार सूट ही पहना करती थी, उसे आज रूही के कपड़े पहनने पड़े थे, जो कि एक फुल लेंथ ड्रेस थी जो आज उसने पहनी हुई थी, जिसमें वन साइडेड कट था। अवनी कभी कभी इस तरह के कपड़े पहन लेती थी, इस वजह से आज उसने ये कपड़े भी पहन लिए थे। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी और गहरी नीली आंखें जिनमें हल्का सा काजल लगा हुआ था और चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं थे। होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक, बालों को उसने खुला छोड़ रखा था, जिसमें अवनी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। रूही भी काफ़ी सुंदर थी। उसने भी एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो दोनों ही इस वक्त बातें कर रही थी। तभी एक मेड आई जो कि बोली, बेबी जी, बाहर कोई विकी सर खड़े हैं जो अवनी बेबी से मिलना चाहते हैं। अवनी बोली, मिस्टर विकी, ये तो उनके असिस्टेंट हैं। अवनी की बात से रूही उस मेड को देखकर बोली, आप जाइए और उन्हें अंदर भेज दीजिए। तभी रूही बोली, अवनी की तरफ देखकर बोली, जो इस वक्त कुछ सोच रही थी। तो अभी क्या सोच रही है तू? अवनी अपने आप से सोच से बाहर आकर बोली, यही कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी रूही बोली कि ये तो नहीं पता, पर हाँ, तू सुबह रणवीर के बारे में चिंता कर रही थी ना, तो अब उनके बारे में भी उनसे पूछ सकती है। तभी अवनी ने रूही को देखा और शांत भाव से कहा कि हाँ, चल देखते हैं। रूही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों ही वहाँ से बाहर हॉल की तरफ चल दी। हॉल में विक्की खड़ा हुआ था तो अवनी को देख वो ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मैम, ये आपका सामान है जो सर ने भेजा है। और हाँ, ये अवनी विक्की की तरफ कन्फ्यूज़न से देखने लगी, क्योंकि उसके एक हाथ में एक बॉक्स था और उसके एक हाथ में एक कार्ड था। विक्की ने फिर से कहा कि मैम, सर ने कहा है कि आपको अगर किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बता सकती हैं और ये मेरा नंबर है। विक्की अवनी की तरफ देखकर थोड़ा रुआसा था तो अवनी विक्की को देखते हुए बोली, क्या ये उन्होंने ही भेजा है? पर वो कहाँ पर हैं? वो क्यों नहीं आए? वो ठीक तो है ना? क्या उन्हें कुछ? तो अवनी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसे रणवीर की फ़िक्र बहुत हो रही थी, इस वजह से उसने इतने सारे सवाल पूछ लिए थे। तभी विक्की उसकी हालत समझ रहा था और वो बोला, मैम, आप टेंशन मत लीजिए, सर बिल्कुल ठीक है और ये सामान सर ने ही भेजा है और ये भी कहा है कि आप जितना भी चाहें उतना इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। अवनी को विकी की बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी, मानो वो झूठ बोल रहा हो, पर उसे ये सब सुन थोड़ी सी तसल्ली जरूर मिली थी कि रणवीर ठीक है। फिर भी उसने विक्की और से एक और सवाल किया, क्या आप रणवीर को कॉल कर सकते हैं, मुझे बात करनी है उनसे। विक्की अवनी के सवाल से थोड़ा सा शॉक्ड था और वो हिचकिचाते हुए बोला, सॉरी मैम, वो सर अभी थोड़ा सा बिजी है, वो इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं।
जो पता नहीं कब तक ख़त्म होगी, पर जैसे ही सर फ्री होंगे मैं बता दूंगा कि उन्हें कि वो आपसे बात कर लें। अब मैं चलता हूँ। विक्की ने इतना ही कहा और वो वहाँ से जाने लगा। अवनी अपने मन में सोचने लगी कि जब वो रणवीर से बात करेगी तो खुद ही पूछ लेगी कि वो ठीक है या फिर नहीं है, क्योंकि अब विक्की तो उसे बताने से रहा। रूही जो वहीं पर खड़ी थी वो अवनी के पास आई और बोली, अभी तुझे कुछ अजीब लगा क्या? ये जो तेरा रणवीर का असिस्टेंट है, क्या नाम है इसका? हाँ विकी। ये जानबूझकर तुझे रणवीर से बात करने से रोक रहा था या फिर सच में रणवीर कहीं बिजी है? अवनी उसे देखकर नॉर्मल टोन में बोली कि कुछ भी मत बोल रूही, वो झूठ क्यों बोलेंगे भला? वो इतने बड़े आदमी हैं, हजारों काम होते हैं उनके पास। रूही नौटंकी वाली हंसी बनाकर हंसकर बोली कि वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, तू बस ये सब कुछ छोड़, बता कि इसमें क्या है? अवनी, हाँ पता नहीं, चल देखते हैं। अवनी और रूही वहीं पर सोफे पर वो बैठ जाती हैं और बॉक्स को खोलने लगती हैं। तो वो बॉक्स ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर उस बॉक्स को रेड कलर के पेपर से अच्छे से डेकोरेट किया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी उसे खोलने के लिए। तभी इधर बाहर विकी जब बाहर आया तो अपने आप से बोला, आई एम सॉरी मैम, पर मैं नहीं बता सकता कि सर इस वक्त कहाँ पर हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, उन्होंने बताने से मना किया था। वो दोनों एक टक बॉक्स को ही देख रही थी, सोच रही थी कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। तभी उन्होंने उस बॉक्स को खोला, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि उसमें क्या है तो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। तो रूही बोली, वाह कितना अच्छा गिफ्ट दिया है तुझे, ऐसा गिफ्ट कोई सोच भी नहीं सकता। अवनी गिफ्ट बॉक्स को बंद करते हुए बोली, रूही चुप हो जा और परेशान मत कर, और हाँ तुझे जाना नहीं है क्या? रूही टीचिंग टोन में बोलती है, हाँ भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, किसी के बॉयफ्रेंड ने कोई कार्ड दिया है तो कोई गोल्डन कार्ड। एक रूम जो बंद था, वहाँ काफ़ी अंधेरा था। वहाँ पर एक इंसान लगातार पियोनो बजा रहा था। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी जिस पर एक दुपट्टा बंधा हुआ था। वो इंसान जब पियोनो बजाता है तो उसके हाथ से खून निकलता था, पर वो फिर भी बजाए जा रहा था। उस इंसान का ऑरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने इस वक्त सिर्फ एक पैंट पहन रखी थी, बाकी वो पूरा बिना कपड़े के ही था। उसके हेयर उसके चेहरे पर आ रहे थे। बॉडी पूरी पसीने से लथपथ थी, पर उसकी कोई फिक्र नहीं था। उसे रूम में बज रहा पियोनो की धुन काफ़ी हार्ड टचिंग थी, उसका हाल बयां कर रही थी। तभी अचानक उस रूम का दरवाज़ा ओपन हुआ और दरवाजे की आवाज़ से पियोनो बंद पर चल रहे हाथ अचानक से रुक गए और उस इंसान का हाव भाव सख्त हो गया। तभी दरवाज़ा खुलने पर वहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, पर उस इंसान के बोलने के पहले ही बाहर से आया इंसान बोला, सॉरी सर, आपने मना किया था आने से, पर ये इम्पोर्टेंट था इसीलिए। वो आदमी अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, ओके बोलो। हामी पाकर वो आदमी बोला, सर हमने पता लगा लिया है कि वो डील कहाँ पर होगी और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी वो आदमी कोल्ड वॉइस में बोला, एग्जैक्टली, रेडी करो जल्दी से गाड़ियाँ अमन, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। ये इंसान जो पियोनो बजा रहा था वो कोई और नहीं रणवीर ही था। दरअसल हुआ ये था कि रणवीर जब गाड़ी लेकर निकला था तो उसने विकी को मैसेज भेजा था। उसके थोड़ी देर बाद ही अमन को पता चला था कि रणवीर पर हमला होने वाला है, तो उसने जल्दी से वायरलेस के जरिए रणवीर को सारी चीज़ें बता दिया था। जब रणवीर को पता चला तो उसने एक प्लान बनाया, जो ये था कि रणवीर की गाड़ी जैसे ही गाड़ी वहां पर भेजी जाएगी जहां पर ब्लास्ट होने वाला था। ये काम इतनी सफाई से किया गया था कि विक्की को भी नहीं पता चला था। रणवीर जब घर आया तो सीधा रूम में गया और वहां वॉशरूम में जाकर शावर ऑन कर दिया। काफ़ी देर भीगने के बाद उसने दीवार पर जोरदार पंच मारा, जिस वजह से उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी। और वहां से रणवीर बाहर क्लोजेट में आया और उसने एक ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और अवनी का दुपट्टा बांधा हुआ था। थर्ड फ्लोर पर बने रूम में चला गया जहां पर सिर्फ एक पियोनो रखा था। एक ईमानदार इंसान जो हमेशा देश की परवाह करता था, उसके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता था। वो हमेशा अपने काम को ही आगे रखता था। तो रणवीर भी ऐसा ही था।
बिल्कुल उसी इंसान की तरह वो जाने की कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो पर अपने वर्क के लिए कुछ भी कर देता था। वो एक पल भी नहीं रुका और रणवीर अपनी जगह से उठा और चेंज करने के लिए अंदर की तरफ चला गया और 1 घंटे के बाद एक सुनसान जंगल में एक बंद पड़ी फैक्ट्री, इस जगह पर कई सारे आदमी खड़े हुए थे जो काफी हट्टे कट्टे लग रहे थे, तो उनका ऑरा भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो सब इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हों। उनके हाथ में AK-47 की गन भी थी। इसी फैक्ट्री के अंदर एक आदमी बड़े ही आराम से चेयर पर बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। वो बोला कि बस कुछ ही देर और फिर ये सारी लड़कियां यहाँ से सीधा दुबई जाएंगी। सामने खड़े कुछ आदमियों से, क्या तुम लोगों ने सब कुछ चेक किया ना, कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम सब अपनी जान से जाओगे, पर वो डैनियल मुझे भी नहीं छोड़ेगा जिंदा। उनमें से एक आदमी उस आदमी से बोला कि बॉस, वो सारी लड़कियां खाना खाने से मना कर रही हैं, वो कोई भी खाना नहीं खा रही हैं और उसने भागने की कोशिश भी की है और हमने उसे ड्रग्स का डोज दे दिया है, अभी वो बेहोश हैं। उनका बॉस बोला गुड, अभी जाओ जाकर नज़र रखो उन पर। उस आदमी में इतना बोला ही था कि तभी वहां आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो हड़बड़ाकर और चिल्लाकर बोला, ये आवाज़ कैसी? क्या किसी को पता तो नहीं चल गया हमारे बारे में? अरे गधो, मेरा मुंह मत देखो और जाओ जाकर देखो क्या हुआ है आखिर बाहर। वो आदमी जो खड़े हुए थे वहां से जाने लगे, पर अचानक ही वहां पर बहुत सारी गोलियों की चलने की आवाज़ें आने लगी। दरअसल हुआ ये था कि अमन को काफ़ी ज़्यादा चीप इंफॉर्मेशन दिया जाता था। आज रात कुछ लड़कियों की तस्करी होने वाली थी, उन्हें लोकेशन भी मिल गई थी, पर डिपार्टमेंट में के कुछ लोग मिले होने की वजह से किसी पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। रणवीर खुद ही ये डील रोकने के लिए आया था और अपने साथ वो उसके सबसे बेहतरीन ब्लैक कमांडोज भी लेकर आया था। लगभग 5 मिनट में ही रणवीर ने सबको ख़त्म कर दिया था और उन लड़कियों को बचाने के लिए वो आगे आ गया था। जब वो अंदर गया तो देखा कि लड़कियां अलमारी में बंद थीं और अधमरी हालत में थीं, जैसे ही उन पर किसी चीज़ का नशा हो। वो सारी लड़कियां रो रही थीं और एक ही बात कह रही थी कि प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। रणवीर इस वक्त ब्लैक आउटफिट में था, जो कि एक कमांडो की यूनिफॉर्म थी। उसके दोनों साइड गन लटकी हुई थी और हाथ में एक राइफल भी थी। वो उस रूम में अकेला ही था और इस वक्त उसका चेहरा ढका हुआ था। इस वक्त उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। उसके साथ कोई भी गार्ड्स नहीं थे, पर ये मिशन सच में सोच से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक था। रणवीर जो अभी रूम में आया ही था, उन लड़कियों की हालत देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उनके आंसू देख रणवीर को अचानक ही अवनी की याद आ गई और वो ब्लैंक हो गया। उसी वक्त उन आदमियों का हेड जो देखने आया था, उसने रणवीर पर गोली चला दी, जो सीधा जाकर रणवीर के कंधे पर लगी। पर उसी वक्त अमन वहां पर आया और उसने सीधा हेड को शॉट कर दिया। आदमी तो चला दिया था, पर अमन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और बोला, बॉस बॉस आपको गोली लगी है, आप चलिए यहाँ से, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी इसी वक्त, ये सब ब्लैक कमांडो संभाल लेंगे। तभी रणवीर अपने एक हाथ को पकड़कर खड़ा हुआ और जहां से लगातार खून बहा जा रहा था, पर उसके चेहरे पर दर्द के भाव बिल्कुल भी नहीं थे। शायद गोली लगने से उसके लिए आम बात हो। और वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी फिक्र छोड़ो अमन, इन लड़कियों को यहाँ से जल्दी बाहर निकालो और हाँ, सारे सबूत मिटा दो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तभी रणवीर मिशन से सीधा रॉय हाउस में आ गया। उसे काफ़ी गहरी चोट लगी हुई थी। गोली सीधा उसके बाएं कंधे पर लगी थी। उससे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, पर रणवीर के चेहरे पर दर्द की एक भी सेकंड नहीं थी। रणवीर को अमन के लाख समझाने पर भी हॉस्पिटल जाने से उसने मना कर दिया था, ये कहकर कि उसे इलाज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी अमन, जो बचपन से ही रणवीर के साथ रहा करता था, इसीलिए उसे खुद से ज़्यादा रणवीर की चिंता रहती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी।
अमन से रणवीर की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वो बार बार उस यूं ही कह रहा था कि बॉस आप समझते क्यों नहीं हैं, गोली लगी है आपके कंधे पर, प्लीज़ चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं, इसे बाहर निकालना ज़रूरी है नहीं तो पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाएगा। रणवीर जो अभी रूम की गाड़ी से उतरा ही था वो अपने कोल्ड वॉइस में बोला, अमन मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मुझे तुम्हें बार बार एक ही बात समझानी पड़ेगी। रणवीर ने काफ़ी गुस्से में ही कहा था ये सब। बोलने के बाद वो रणवीर सीधा अंदर चला गया और अपने रूम के तरफ जाने लगा। तभी अमन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। हॉल में डॉक्टर के साथ साथ मीना जी भी और विक्की जी भी खड़े थे, जिन्हें देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि वो रणवीर का ही इंतजार कर रहे थे। रणवीर के मना करने के बावजूद भी अमन ने घर पहुंचने से पहले ही विक्की को डॉक्टर्स की टीम को रेडी रखने के लिए बोल दिया था। अमन के बताते ही विक्की अपने काम पर लग गया था और उसने सारे डॉक्टर्स को घर पर बुला लिया था। पर जब डॉक्टर्स घर पहुंचे तो मीना जी भी वहीं पर थी। उन्होंने डॉक्टर्स को देख विक्की से पूछा था कि क्या हुआ है, तो विक्की ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। रणवीर ने देखा कि सब उसी का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी बिना रुके वो वहाँ से बोला, अमन अभी के अभी दफ़ा करो इन्हें यहाँ से, वरना अमन आगे आकर बोला, सॉरी बॉस, अगर आप आज मुझे जान से भी मार देंगे ना तो भी आपको इलाज करवाना ही पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मीना जी भी अमन का साथ देते हुए बोली, रणवीर बेटा तुम्हें सच में काफ़ी गहरी चोट आई है, प्लीज़ मान जाओ ना अमन की बात और डॉक्टर से अपना इलाज करवा लो, उसमें से देखो कितना खून भी बह रहा है, प्लीज़ बेटा अपना इलाज करवा लो। विक्की भी फिक्र करते हुए बोला, प्लीज़ सर ट्रीटमेंट करवा लीजिए, गोली को बाहर निकलवाना बहुत ज़रूरी है। रणवीर लिफ्ट की तरफ जाते हुए बोला, आंटी इनसे कहिए कि यहाँ से निकल जाएं, अगर मुझे ट्रीटमेंट करवानी होगी तो मैं बोल दूंगा। रणवीर के जाने के बाद डॉक्टर से बोले, देखिए हमने चोट देखी है, अगर जल्द ही गोली नहीं निकाली गई ना तो कुछ भी हो सकता है और शायद पॉइजन पूरी बॉडी में भी फैल सकता है और उनका हाथ भी डैमेज हो सकता है। अमन मीना आंटी से बोला, आंटी आप ही बोलिए बॉस को, क्योंकि वो हमारी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, जब से गोली लगी है तब से बोल रहा हूँ कि उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं कि आखिर मैं क्या करूँ। तभी मीना जी फिक्रमंद होकर अमन से बोली, बेटा रणवीर बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, वो नहीं मानेगा मेरी भी। विक्की को सोचते हुए बोला कि अब तो एक ही रास्ता है। तभी वो डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है कि आप जाइए और सर के रूम के बाहर इंतज़ार करिए, शायद उनका मूड बदल जाए और वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाएं, जल्दी से जाइए। सभी डॉक्टर्स विक्की की बात सुनकर रूम की तरफ जाने लगते हैं जहां रणवीर अभी कुछ देर पहले ही गया था। उसके जाने के बाद अमन और मीना आंटी दोनों ही एक साथ, कौन सा तरीका है तू बोल ना विक्की, क्या सोचा है तूने। तभी विक्की बोलता है कि मैम को बताना पड़ेगा, एक वही है जिनकी बात सर को माननी ही पड़ती है। मीना जी थोड़ी सी परेशान होकर बोली, पर विक्की क्या ये सही रहेगा, अगर रणवीर गुस्सा करेगा तो। अमन हामी भरते हुए बोला, आंटी मुझे विक्की की बात बिल्कुल ठीक लगती है, इस वक्त बॉस की ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, ना कि उनका गुस्सा देखना। विक्की थोड़ा सोचकर और उदासी भरी आवाज़ में बोला, पर हम ये बात मैम को कैसे बताएंगे। अमन विक्की के कंधे पर हाथ रखकर बोला, विक्की मेरे यार तू जा और लेडी बॉस को लेकर जल्दी से आ, एक वो ही है जो बहुत ही अच्छे से बॉस को समझा सकती हैं, और हाँ एक बात का ख्याल रखना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें संभाल कर ही बताना। मीना आंटी भी अमन की बात से सहमत होकर, हाँ विक्की बेटा जल्दी जा और जल्दी से आ जाना, हम तेरा यहीं पर इंतज़ार करते हैं। विक्की ने हाँ में सहमति देते हुए भागते हुए वहाँ से चला गया। तभी अमन और मीना जी वहीं पर बैठे वेट करने लगे। शाम का वक्त था और मौसम भी कुछ खास नहीं था, हल्के बादल छा चुके थे जैसे बारिश होने वाली हो। तभी विक्की जो गाड़ी में बैठा और यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द अवनी के पास पहुंचे। आज रास्ते पर ट्रैफिक भी कम था, शायद मौसम की वजह से। विक्की गाड़ी लेकर अकेला निकला था, ये सोचकर कि जल्दी ही पहुंच जाएंगे। रूम में
रणवीर बड़े ही आराम से बेड पर बैठा चाकू से अपनी गोली निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। रणवीर जब कंधे से गोली निकाल रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, मानो उसे कोई भी फर्क ही ना पड़ रहा हो। करीबन 1 से 2 मिनट कोशिश करने के बाद रणवीर ने उसके हाथ से वो गोली निकाली और अवनी का दुपट्टा उस पर बांध दिया। वो इस वक्त शर्टलेस खड़ा हुआ था। वो गोली निकली सीधा फर्श पे आकर गिर गई। उसकी चोट से अभी पहले से ही ज़्यादा खून निकल रहा था। उसकी यूनिफॉर्म भी खून से पूरी तरह से सन गई थी। रणवीर के कंधे पर भी खून था, जो आधा सूख चुका था। अवनी का दुपट्टा बांधने के बाद भी हल्का खून निकल रहा था। अवनी का दुपट्टा भी काफ़ी हद तक खून से भीग चुका था। रणवीर ने बड़े ही रौब से वार्डरोब से एक फ़ोटो निकाली जो अवनी की थी। उसने उस फोटो को देख भावहीन तरीके से कहा, जान, आई एम सॉरी आपको तकलीफ़ देने के लिए। शायद हम डिज़र्व नहीं करते हैं आपको, इसीलिए हमें ये सज़ा मिली है। आपकी आंखों में हमारी वजह से आंसू आए हैं। जिस इंसान को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी की फीलिंग्स वो हम नहीं समझ पाए। रणबीर जब ये सारी बातें बोल रहा था, तब उसकी आंखों में गिल्टी और प्यार साफ नजर आ रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अवनी के लिए ही था। रणवीर अवनी की फोटो को किस करके बोला, आप हमें पसंद करें या ना करें, पर हमेशा हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और इसके लिए हमारा आपसे दूर रहना ही अच्छा है। और आपको दिए गए दर्द की सज़ा बहुत बड़ी है, पर खुद को दर्द ना देना शायद यही हमारी सज़ा है। यहाँ रणवीर जो अवनी को याद कर रहा था, तो वहीं अवनी की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। जब वो रणवीर का गिफ्ट देख रही थी, तो उसकी आंखें एकदम से भर आई थी। तब से बस अवनी को रणवीर की ही याद आ रही थी और वो सुबह से ही खोई खोई रही थी। रूही ने उसे काफ़ी पैम्पर करने की कोशिश की, तो उसका दिल थोड़ा सा भीगा, मगर फिर भी उसे उसकी याद आ रही थी। उन्होंने मॉल जाने का प्लान किया और फिर कैंसिल भी कर दिया। सुबह से ही अवनी बस यही सोच कर पागल हो रही थी कि रणवीर ने उसे आज एक बार भी याद नहीं किया। सुबह से अवनी बस गार्डन और हॉल में ही बैठी हुई थी। रूही ने भी उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया कि अवनी को थोड़ा वक्त अकेले ही रहना चाहिए। तभी गाड़ी में विकी ने पूरे 40 मिनट का रास्ता सिर्फ 20 मिनट में ही तय कर दिया था और वो गाड़ी से उतरते ही सीधा अंदर की तरफ चला गया। गार्ड को पता था कि विक्की सुबह आया था, इसीलिए अवनी से मिलने के लिए उन्होंने भी उसे नहीं रोका। हॉल में जाकर विक्की को रूही सोफे पर बैठी हुई दिखी, जो मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसने विक्की को देखा तो वो बोली, मिस्टर विक्की, आप यहाँ, कोई काम था क्या? तो विक्की हाँफते हुए रूही से बोला, मैम कहाँ पर हैं? मुझे उनसे मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। तभी रूही थोड़ा कन्फ्यूज़न से बोली, अवनी तो वो तो गार्डन में है, क्या बात है, आप इतना ज़्यादा परेशान लग रहे हैं? विकी बोला, क्या आप मुझे वहां पर लेके जा सकती हैं? रूही विकी की हालत देखकर थोड़ा हैरान थी, पर उसने कहा कि उस तरफ चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। रूही ने एक गार्डन की तरफ इशारा करते हुए कहा और वहां से उसे जाने लगी। तभी विकी भी उसके पीछे पीछे चल दिया। गार्डन में बदलते मौसम की भीगनी भीगनी हवाएं चल रही थीं। तभी कहीं दूर मिट्टी की सौंधी खुशबू भी आ रही थी। तभी अवनी जो बेंच पर बैठी थी, उसने अपने पैरों को मोड़ा हुआ था और सिर को टेबल से टेक लगा कर रखा था। उसके अपने हाथों की घुटनों के आजू बाजू घेरा बनाए हुए अपनी सारी उंगलियों को आपस में बांधे हुए रखा था। वो एक टक आसमान की तरफ देख रही थी, जहाँ इस वक्त बादल छाए हुए थे। तो विक्की और रूही जब गार्डन में आए, तो विक्की ने अवनी को देखा और कहा, मैम। मैम अवनी ने विक्की को देखा और अपनी जगह से उठी और विक्की से कन्फ्यूज़न से देखते हुए पूछने लगी कि मिस्टर विक्की, आप यहाँ पर, क्या हुआ, कोई काम था क्या? तभी विक्की जो परेशान भरे लहजे में अवनी से बोला, मैम क्या आप अभी इसी वक्त मेरे साथ रॉय पैलेस चल सकती हैं? अवनी विक्की को देखते हुए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं विक्की भैया, क्या हुआ है? तभी रूही वहीं पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। तभी अवनी एक नज़र रूही को देखती है और एक नज़र विक्की को देखने लगी। तभी विक्की अवनी को रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मैम, मैम प्लीज़ अभी के अभी चलिए हमारे साथ रॉय पैलेस। अभी कुछ भी मत पूछिए, बस मेरे साथ चलिए, वैसे भी वहां जाकर आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। तभी रूही अवनी के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अभी तू जा,
मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा परेशान होकर तुझसे बोल रहे हैं। अवनी रूही की बात सुनकर विक्की को देखने लगी, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। वो रूही और विक्की से बोली कि ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ और तू परेशान मत हो। मैं तुझे कॉल करके सारी चीज़ें बता दूंगी। चलिए मिस्टर विक्की, हम चलते हैं। और उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया। बाद में अवनी और विक्की रॉय पैलेस के लिए निकल गए थे। गाड़ी में बैठते ही अवनी ने कई बार पूछा कि क्या हुआ है वहाँ पर, आखिर मुझे कुछ तो बताइए। पर विकी ने बात टालते हुए कहा कि सर, बस अभी वहीं पर हैं, आप वहाँ चल के सारी चीज़ें पूछ लीजिएगा। हमें पहुँचने में थोड़ा ही टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद विक्की की गाड़ी पैलेस के आगे रुकी और वो दोनों ही जल्दी से गाड़ी से बाहर आए और अंदर जाने लगे। अंदर हॉल में मीना जी और अमन बैठे हुए थे, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। अवनी उनको परेशान देखकर बोली, आप लोग यहाँ पर इस तरह से, क्या हुआ है? मिस्टर विकी ने भी हमें कुछ भी नहीं बताया है, आखिर बात क्या है? तभी मीना आंटी अवनी को देखकर खड़ी हुई और उसे गले लगाते हुए बोली, बेटा, वो रणवीर को गोली लगी है और वो ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहा है, तो मजबूरी में हमें तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा है, क्योंकि वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा है। बेटा जा, जल्दी से समझाओ उसको। एक तू ही है जो रणवीर को समझा सकती है। अवनी की धड़कनें रुक गईं और ये सुनकर वो घबरा कर बोली, आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? रणवीर को गोली? पर कैसे और कब? तभी गोली की बात सुनकर अवनी की आंखें एकदम से नम हो गईं और वो रुआसी होकर बोली, तभी मिस्टर विकी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं परेशान ना हो जाऊं। अमन बीच में ही बोलता है कि मैम, आप प्लीज़ जल्दी से जाइए और बॉस को आपकी ज़रूरत है। बाद में आप हमें जो भी सज़ा देंगी हमें मंजूर है, पर अभी के लिए प्लीज़ आप कुछ करिए और बॉस को समझाइए। अवनी मीना आंटी के हाथ को पकड़कर बोली, वो कहाँ पर हैं इस वक्त? मीना आंटी बोलती हैं, बेटा, रणवीर अपने कमरे में है, तू जा, बस जल्दी से उसको देख, वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहा है। मीना जी की बात सुनकर अवनी भागती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और मीना जी, अमन और विक्की भी अवनी के पीछे पीछे जाने लगे। तो अवनी सीधा ही लिफ्ट से बाहर आई और रूम के बाहर पहुंची। वहां उसने देखा कि डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी और जो कि बाहर ही बहुत परेशान होकर इंतज़ार कर रही थी। उसने उन डॉक्टर्स को परेशानी में देखा और बोली, क्या आप उन का इलाज करने के लिए आए हैं? वो डॉक्टर्स वहीं पर थे जो अवनी के ट्रीटमेंट के वक्त मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने अवनी को पहचान लिया था। वहाँ का हेड डॉक्टर बोला, आई एम सॉरी मैम, पर जब से हम यहाँ पर आए हैं सर ने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला है। हमने बहुत कोशिश भी की है, पर अवनी ने उनकी बात सुनी और बिना कुछ बोले सीधा रूम के अंदर चली गई। पर जब वो अंदर गई तो देखा कि रूम में पूरी तरह से अंधेरा था और वहाँ कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। रणवीर जो बेड पर लेटा हुआ था अवनी को याद ही कर रहा था। वो दरवाजे की आवाज़ से चिल्लाकर गुस्से से बोला, मैंने कहा ना कि मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा तुम सब के लिए, और अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। तो क्या करेगा रणवीर गुस्से में अवनी के साथ? क्या अवनी कर पाएगी रणवीर का ट्रीटमेंट या फिर नहीं? आगे क्या होगा रणवीर और अवनी की ज़िंदगी में, जानने के लिए पढ़िए हमारे साथ जुनून या पागलपन। तो दोस्तों, क्या अवनी मना पाएगी रणवीर को उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर रणवीर की ज़िंदगी में कुछ और ही मोड़ आने वाला है? तो ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताया करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स।